और पटना की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का आज फैसला आने वाला है। 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 8वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़े हुए हैं। 8वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर को 15,637 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 10,885 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से 4,751 वोट से आगे हैं, जबकि आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर हैं। तो लगातार काउंटिंग जारी है। 8वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है और 8वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 8वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर को 15,637 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा की बात करें तो 10,885 वोट मिले हैं। यानी प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से 4,751 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी प्रिंस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। प्रिंस, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास, बताइए। जी देखिए, प्रशांत किशोर अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। 8वें राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। जनसुराज पार्टी को 15,637 वोट प्राप्त हुए हैं और भाजपा 10,885 वोट प्राप्त की है। वहीं राजद है 2,506 वोट प्राप्त किए हैं। 8वें राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और जनसुराज पार्टी जो है वो भाजपा से 4,752 वोट से आगे है। यानी कि प्रशांत किशोर इस 8वें राउंड में भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस 7वें राउंड की बात की जाए तो 4,007 वोटों से आगे थे, लेकिन 8वें राउंड में लगभग 700 वोट से और आगे हो गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 4,752 वोट से जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाए रखी है प्रिंस, और लगातार प्रशांत किशोर के जो समर्थक थे वो काउंटिंग सेंटर के बाहर इकट्ठा भी होने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी का माहौल है और हालांकि इसको अभी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी बातों करने से ऐसा लग रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आखिरी तक के प्रशांत किशोर लीड करेंगे और प्रशांत किशोर के चुनाव जीतेंगे। और अभी भी देखिए आप काउंटिंग सेंटर के बाहर जो कार्यकर्ता है प्रशांत किशोर के, वो अधिकांश दिखाई देंगे। भाजपा और राजद के कार्यकर्ताओं की संख्या बेहद ही कम दिखाई दे रही है और रोड के दोनों तरफ जो प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। और काउंटिंग सेंटर के सामने जो गेट है वहां पर हालांकि भीड़ को जमा होने नहीं दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन जनसुराज के जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या काउंटिंग सेंटर के बाहर ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए प्रिंस आप बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आरजू खान हमारे साथ हैं आरजेडी से। आरजू खान, 8 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भी आपकी जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर से कहीं इधर उधर नहीं हुई हैं। देखिए, 8 राउंड की गिनती के बाद जब से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये समझ में आया कि प्रशांत किशोर आगे है। इसका मतलब कि सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश है और लोग ये समझते हैं कि यादव मुसलमान तो गाली सुन ही रहे थे, इससे न कुछ सरकार बनने वाली है न मुख्यमंत्री चेंज होने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को एक मैसेज जरूर दिया जा सकता है कि आप इलेक्टेड नहीं, आप सेलेक्टेड हैं। और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने खेमे के अंदर हार रही है, तो ये स्पष्ट रूप से ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश है, क्योंकि आप इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है, क्योंकि आप अपने गढ़ में हार रहे हैं। और ये मैसेज देने की कोशिश नहीं तो आरजेडी क्या इस बात से उत्साहित है आरजू खान कि जनसुराज जीत रही है, या ये विचार करने वाली बात है कि आप पहले दूसरे नंबर पर हुआ करते थे, अब तीसरे नंबर पर आ गए? तो ठीक है, नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आपके यानी कि जो राज्य की विपक्षी पार्टी है उसके खिलाफ भी तो नाराजगी है। देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कि आज एग्जैक्ट पोल है और जनता का जनादेश हमारे सर के माथे है।
लेकिन ये स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में हार रही है, यानी कि ये उसकी करारी हार है। लोगों के अंदर जो है आक्रोश है, आक्रोश सत्ता के खिलाफ है, और इसलिए कि ये सरकार बनाने की चीजें हैं और ना मुख्यमंत्री चेंज करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री को एक मैसेज जरूर मैं दे सकता हूं, मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग उसमें कनेक्ट नहीं कर पाए हैं जो हम देख पा रहे हैं, और इसका मतलब यही समझ में आता है कि लोग एक अलग तरीके का मैसेज देना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ आक्रोश बताना चाहते हैं, और इसलिए बताना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं। और देखिए, जहां तक रही ना लगा होगा कि नहीं इससे सरकार बनेगी ना बदलेगी, तो क्यों ना एक करारा सा तमाशा दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है 8 राउंड के बाद, तो जनता मालिक होती है, जनता सर्वोपरि है। बिल्कुल, विनीत जी जवाब देंगे। विनीत जी, एक मैसेज सरकार को देने की कोशिश है, मुख्यमंत्री को देने की कोशिश है जो आरजू जी जिक्र कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? अरे भाई, ये हारे हुए सिपा सालार हैं लोग। पार्टी के प्रवक्ता जो ऐसे हैं जो पहले ही हार चुके हैं, अपना हथियार डाल चुके हैं। 1,39,000 के आसपास वोटों की वोट डाले गए थे, जिसमें से कि मात्र 15,000 मिला है प्रशांत किशोर जी को। उस पर आप ये कहते हैं कि जनता ने करारा तमाचा लगा दिया है। अरे हमने तो कहा कि थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, और कारण हमने बता दिया कि जनता जब निर्णय लेती है, प्रबुद्धता के साथ निर्णय लेती है, बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेती है, तो आखिर कारण क्या रहा होगा। अगर आप काम की बात कर लें तो 11 सैटेलाइट सिटी से लेके और भी डबल डेकर फ्लाईओवर की बात जो प्रीति जी ने बताया है, नितिन नवीन जी ने कई से काम किए हैं। जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी कैसे विकास की गति बढ़ेगी। और बिहार का आप देख लीजिए, स्टेट जीडीपी का क्या हाल है, पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है, क्राइम कंट्रोल में है, एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए, हर जगह तो हम काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता ये गलती करेगी, चाहे एक सीट हो, चाहे पूरे बिहार की सत्ता की बात हो। बिहार की जनता एनडीए के साथ है, बांकीपुर में ये 10 राउंड तक चलेगा, लेकिन उसके बाद से देखिएगा, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं, 45 से 50,000 वोटों के आसपास अंतर से हम लोग जीतेंगे। ठीक है विनीत जी, आपने कहा, जो भी बातें आपने कही, एनडीए ने एकजुटता दिखाई, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएम, तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल थे एक साथ उतरे, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात हो, रोड शो हो, हर चीज हो। लेकिन अभी ठीक है कि 8 राउंड की गिनती हुई है, 31 राउंड तक की गिनती होनी है, लेकिन पहले राउंड की गिनती से अगर कोई बढ़त बनाए हुए है तो ये कहीं ना कहीं एक झटका तो है एनडीए के लिए, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि एनडीए के लिए। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफा जीत के दावे आप लोग कर रहे थे। आपसे थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो तो वोट गिन के भी बता रहे थे कि हमको 70,000, 75,000, 65,000 वोट मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 15,000 ठीक है मिले हैं जन स्वराज को, वो झटका तो है ही आपके लिए ना? नहीं, कोई झटका नहीं। हम इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि जन स्वराज के भी कुछ वोटर्स होंगे कुछ पॉकेट्स में, वो सब बॉक्सेस खुल रहे, ईवीएम खुल रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं। लेकिन हाँ, जो जनमत है, जो बहुमत है, वो किसके पक्ष में आएगा? वो हमारे पक्ष में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि 10 राउंड के बाद आप देखेंगे। और ये पिछले बार भी देख लें, पिछले बार भी रेखा गुप्ता जी को 40 से 45,000 वोट आए थे। लेकिन अगर आप किसी चुनाव में, वो भी एक विधायक के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में अगर जीत का अंतर 40 से 45,000 देखते हैं तो वो उसको लैंडस्लाइड विक्ट्री ही कहा जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही। तो कुछ वोट उनको पड़ रहे हैं, इसके बाद से देखिएगा वोट पड़ना बंद हो जाएंगे और फिर हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, चलिए 8 राउंड की गिनती पूरी हुई है, 9वें राउंड भी होगी, 10वें राउंड भी होगी, 11वें राउंड भी होगी। हम तो यही हैं और हो सकता है आप भी रहें, आपसे जवाब लेंगे। प्रीति शेखर जी क्या कहेंगी? 8 राउंड के बाद पहले राउंड से लेके 8 राउंड, ठीक है, इन 8 राउंड में कहीं भी आप, किसी भी राउंड में आपने बढ़त नहीं बनाई है अब तक? देखिए, इससे ज़्यादा आवश्यक है, मैं अपने विपक्ष के प्रवक्ताओं से मैं चाहूँगी कि कम से कम अभी वो ईवीएम को धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि परिणाम तो फिर उनके विपक्ष में ही जाएगा, परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है। जनता का जो रुझान था चुनाव वाले दिन, लेकिन अब ये लोग ईवीएम को ठिकरा मतलब फोड़ने के लिए बचे रहेंगे या फिर उस पर ही ठिकरा फोड़ेंगे अपनी हार का, वो देखने वाली बात होगी। और हम तो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आंकड़ा अभी बढ़ता हुआ पीके के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन जब और राउंड हमारे आगे बढ़ेंगे, गिनती के राउंड, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल लिए हुए एनडीए के प्रत्याशी नीरज जी
बढ़त बनाते हुए नजर आएंगे और जीत हम सब लोगों की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि लगातार हम हमारे पार्टी के नेता हों अपने नीतियों के माध्यम से लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं, समन्वय बनाकर चलते हैं। और जो सत्ता से जो अपेक्षा होती है कि आम नागरिक को, चाहे हर वर्ग को, महिला हो, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, हर वर्ग को जो अपेक्षा होती है उस अपेक्षा को पूर्ण करने का कार्य लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का कार्य कर रही है। और बिहार में भी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के प्रभावशाली नेतृत्व के बाद जब कमान सम्राट चौधरी जी के हाथों में आई तो उन्होंने भी उसी प्रकार से उनके सपनों ठीक है। चलिए, का सोनाली आनंद भी हमारे साथ बनी हुई है। सोनाली जी, अभी भी जो बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, उनको ये उम्मीद है, लेकिन आपकी उम्मीद क्या कहती है? आप कितनी खुश हैं, कितनी उत्साहित हैं? देखिए, अभी तो जो आपके सामने हम उसकी ही बात करेंगे। ये भविष्य की बात हमेशा करते रहे और भविष्य की बात ही या पास्ट की बात करते हैं। अभी भी जैसे पिछले चुनाव की बात कही गई, ये पिछले चुनाव की बात करेंगे, यानी तो फ्यूचर की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने भी आरोप लगाए गए, जितनी भी बातें कही गई, मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले कि आप अपनी राजनीतिक जो आपकी राजनीतिक समझदारी है उसका परिचय आप यहाँ पे दे रहे हैं। एनडीए वाले जनसुराज को आरजेडी की बी टीम कह रही है, आरजेडी एनडीए की बी टीम कह रही है। तो बेसिकली ये समय है अपने पार्टी का पक्ष रखने का, ना कि कयास लगाने का। आप ये चीजें जो करनी थी आपने बहुत पहले कर चुकी हैं, आप इसका समय बीत चुका है। यहाँ पे अगर आप जनता की बात करें, मुद्दों की बात करें और कहाँ आपसे चूक हुई इसकी बात करें और कहाँ पे आपने क्या जनता के लिए किया उसकी बात करें। अभी भी ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, अनेक आरोप लगाए जाते हैं, ये घिसा पिटा आरोप बार बार दोनों पार्टियां लगाती हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो संविधान एक अशिक्षित व्यक्ति को भी आज़ादी देता है राजनीति में आने की, चुनाव लड़ने का, जो संविधान आज़ादी देता है एक नाचने वाले व्यक्ति को चुनाव में लड़ने का, जो आज़ादी देता है संविधान किसी भी गीत गाने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, वही संविधान आज़ादी देता है प्रशांत किशोर को भी मैदान में उतरने का। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट और ये सब जो भी बातें कही जा रही, मुझे लगता है कि ये बहुत आप छोटी बातें कर रहे हैं। ये स्टेज उससे बहुत बड़ा है और हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पे काम की बात कही जा रही है, अनेक बातें कही जा रही है, मैंने उसका बहुत पहले उदाहरण दे दिया। थोड़ा हम उससे और आगे बढ़ के बात करते हैं। जिस ढंग से पूरे भाजपा को विरोध झेलना पड़ रहा है बिहार में, जिस ढंग से पिछले 6-7 महीनों में, हम एक मोटे तौर पे पिछला 1 साल भी ले लें, जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर का डाउनफॉल हुआ है बिहार में, जिस ढंग से क्राइम रेट में इजाफा हुआ है, केस टू केस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आंकड़े तो आप पब्लिश होने नहीं देते, आंकड़े अब सामने आते नहीं हैं, लेकिन जो अखबारों में रिपोर्ट्स आते हैं, जो न्यूज़ में रिपोर्ट्स आती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अनेक केसेस हैं। पुलिस एनकाउंटर की अगर हम बात करते हैं, वो 16 से अधिक हो चुके हैं बिहार में। तो जो एक जो पूरे सरकार का असेसमेंट का एक बुनियाद होता है, आप उस पर देखिए सरकार ने क्या काम किया है। और जिस ढंग से यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, महिला रोजगार की बात कर रहे हैं, आपको या हमको या बिहार की हर एक जनता को मालूम है किस ढंग से मार्च से बिहार की ट्रेजरी पे ताला लगा हुआ है, पेंशन्स बंद है, कई लोगों के मानदेय बंद है, कई लोगों की सैलरीज बंद है, कई लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं। तो जैसी स्थिति आपने पैदा बिहार में कर दी है, वो बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर ले जाता है। और आज भी आप बिहार को कर्ज में डुबो रहे हैं। तो जो आप नाम बड़े बड़े ले रहे हैं, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं कि बिहार को आपने बहुत उन्नति दी है, विकास दिया है, ये कोई भी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं बताता और ग्राउंड की रियलिटी तो नहीं ही बताती यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे जनता विश्वास करती है नए लोगों पे, ये बात अनेक बार कही गई राजद द्वारा। हम नए लोग हैं, हमने नई बात कही, जनता ने हम पे विश्वास किया। पर आपने तो आप सत्ता में रहे, आपने काम किया, जनता ने आप पे विश्वास क्यों नहीं किया? तो ए टीम बी टीम अपने हार को स्वीकारिए, अपनी गलती को स्वीकारिए, ये कयास यहाँ पे ना लगाएं। ठीक है। और जितने भी आपने यहाँ पे स्कीम्स की बातें कही हैं, सबकी बात मैं बाइफरकेट करके कह सकती हूँ कि क्या क्या उसके पीछे बैकलॉग्स रहे हैं, कितनी सारी परेशानियां रही हैं, जिस ढंग से लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिया गया और उन्हें खरीद बिक्री तक रोकी गई थी। सारे कहने जो जमीन पे लोग फेस कर रहे हैं, संजय जी का रुख करेंगे। जिस ढंग से संजय जी भी हमारे साथ बने हुए। अच्छा, संजय जी अब इस वक्त नहीं है। और उसके अलावा जो बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का आक्रोश रहा है, आप उसकी भी बात यहाँ पे करें। प्रीति जी जवाब दीजिए। देखिए, ये दावे तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको पहले मौका मिल गया, इन्होंने काम करके दिखा दिया। लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि किस प्रकार से उनके 99% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई,
जनता इस बार ने तो नहीं नकार है दिया ना। एक सिरे से। जब मौका मिलेगा, जब करके दिखाएंगे, उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी और फिर ये बताएंगे। लेकिन अभी तो वर्तमान में एनडीए की सरकार ने चहुमुखी विकास कार्य किए हैं और हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। बांकीपुर की बात करूं और इस पर यदि कंसंट्रेट रहूं तो यहाँ पर भी चाहे मतलब कितने सारे, मैंने पहले भी गिनाया, दोबारा मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन कहाँ पटना, और देख लीजिए पहले कैसा था और अब पिछले एनडीए के शासनकाल में पटना कितना बदल चुका है, बांकीपुर कितना बदल चुका। ये यूं ही नहीं होता। ये संकल्प को सिद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार अपने क्षेत्र में करने का कार्य किया है। और बांकीपुर में यूं ही इतने दिनों से कमल नहीं खिला, उसके पीछे एक विजन था, एक उनका कमिटमेंट था हमारे नेताओं का जनता के प्रति। नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार इस क्षेत्र की सेवा की है, तभी इतने बार से प्रचंड बहुमत ही नहीं बल्कि कुल पड़े मत, लेकिन इस बार 60% अगर मैं 2015 इस बार वो उस सेवा में कहाँ कमी रह गई? क्या उम्मीदवार चुनने में गलती हो गई, या जो ठीक है जो नतीजे आएंगे, लेकिन जो एक तरफा जीत की बात प्रीति जी कही जा रही थी बीजेपी के तरफ से, कहां आखिर आपको क्या लग रहा है? ये जो 8 राउंड में अब तक आपने कहीं बढ़त नहीं बनाई किसी भी राउंड में, तो कहां आप लूप होल क्या देखती हैं? मैं तो समझती हूँ अब हमें ये क्या पता था कि अब मुख्य विपक्षी दल किस अपने कार्यकर्ताओं के मतलब सपने को गिरवी रख देंगे किसी अन्य दल के नेता के साथ, ये तो मुझे नहीं पता था। हम तो जहां थे हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं और आगे अंतिम गिनती होने तक, अंतिम राउंड होने तक हम बढ़ेंगे। आपके जीत हार का फैसला इससे होता है कि आरजेडी कितनी मजबूती से लड़ रही है, कितनी मजबूती से नहीं लड़ रही है। आपके जीत हार का फैसला तो इससे होना चाहिए ना कि आप जनता से कैसे कनेक्टेड हैं, आपने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया या नहीं। आरजेडी कैसे चुनाव लड़ रही है, इससे बीजेपी की जीत का क्या मतलब है? आप सुनिए पहले एक मिनट, आग्रह एक बार, जनता के परिणाम तो दिख रहे हैं क्या? वो एक तरफा वोट तो कहीं नहीं जा रहा, हमें प्राप्त हो रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनके जो मत जो गए थे एनडीए के पक्ष में वो दिख रहा है। और अभी कोई खत्म नहीं हो गई गिनती कि हम परिणाम पर चर्चा करें। जो रुझान है उसमें अभी आगे दिख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले राउंड में प्रीति जी हम चर्चा तो 8 ही राउंड पर कर रहे हैं, इसलिए बार-बार प्रीति जी बार-बार इसलिए तो मैं जिक्र कर रहा हूं 8 राउंड। मैंने आपसे सवाल भी यही पूछा कि कमी कहां रह गई कि इन 8 राउंड में एक भी ऐसा राउंड नहीं आया जहां पर आपने लीड किया हो, आपके उम्मीदवार ने लीड किया हो। एक तरफा जीत के दावे तो आप लोग कर रही थी, अब आप टक्कर की बात कर रही हैं। हो सकता है कि नतीजे आए तो कुछ और आए, लेकिन फिलहाल 8 राउंड की ही अगर बात करें तो कमी तो कहीं ना कहीं है ना, जो लगातार दूसरे नंबर पर है। देखिए जो कमी रहेगी उस पर हम सुधार करेंगे, आगे विवेचना करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम यह नहीं हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम ठीक है पीछे राउंड में पीछे हैं, लेकिन पूर्ण गिनती के चलिए आपको उम्मीद है कि अभी आगे राउंड, सोनाली जी ये देंगे ना अपना उसका क्रेडिट, चलिए उसका जवाब भी दे देंगे। सोनाली जी बताइए। ठीक है सोनाली जी, अभी भी अगर इन्हें बहुत विश्वास है कि इन्होंने जनता के लिए काम किया तो वोट आपको पड़ते। आप अभी भी ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, जैसे कोई एग्जाम में बच्चा फेल होता है और फेल होने के बाद अनेक एक्सक्यूजेस देता है कि एग्जाम की परिस्थिति ऐसी थी वैसी थी इसलिए ऐसा हुआ। अभी भी जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को गिरवी रख दिया, या फिर आरजेडी जो बातें कह रही है, सीधी सी बात है, सच बोलने के लिए साहस चाहिए और यहाँ पे साहस आपको दिखाना चाहिए। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी पार्टी है और अगर एक हार को आप स्वीकार नहीं कर सकते तो मुझे लगता है ये बड़ी दिक्कत की बात है। जब आप राजनीति में होते हैं, हमने पिछले बार जो चुनाव लड़ा, हमारी जो भी रिजल्ट रहा हमारे लिए, हमने इसे स्वीकारा और हमने जमीन से मेहनत की। और आज जब जनता हमारी बात सुन रही है तो आप अभी इस बात को स्वीकारिए। और आपकी कमी रही, आप कह रहे हैं कि आरजेडी ने हमारा सपोर्ट किया, आरजेडी कह रही है कि हम इसकी बी टीम है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं मानती हूँ कि राजनीति में मुझसे पुराने हैं, मुझसे ज्यादा समझ रखते हैं, और अगर ऐसी बातें कहते हैं तो जनता बेसिकली करें। और यहाँ पे मैंने बार बार काम की बात कही, अगर आपने अभी तक भी गौर किया होगा तो बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने अपने रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कही, रिपोर्ट कार्ड के काम के बारे में बात नहीं की, हमारे मुख्यमंत्री उनकी लोकप्रियता की बात नहीं की, उनके एक्सेप्टेंस की बात नहीं कही, जिस ढंग से नीतीश कुमार के नाम पे झूठ बोला गया उसकी बात नहीं कही, जिस ढंग से
बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा गया था, जिसमें हम बड़े हुए थे, हमने भी वो काल देखा है। लेकिन जिस ढंग से हमारे आंख के सामने ही उस लॉ एंड ऑर्डर का डाउनफॉल होता है, ये भी हमने देखा है। तो डेफिनेटली इस बिहार की भूमि पे हमको रहना है और हमें ही इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जनता इसके लिए आवाज़ उठा रही है, और यही चीज़ आपको परिणाम देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये समय है अवलोकन करने का, आत्म अवलोकन करने का। और आप देखिए और समझिए, आपसे भूल कहाँ हुई। 20-25 साल से सीट रहने के बावजूद भी वो बेसिक बुनियादी काम आपने उस बांकीपुर की जनता को नहीं दिए जिसकी वो हकदार है। आज भी आप 25 साल बाद, आज़ादी के 80 साल में भी अगर हम रोड, पानी, बिजली की बात करते हैं तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम शिक्षा की अगर बात करें तो बिहार में इसकी शिक्षा की क्या है ये हम जानते हैं। अभी भी मॉडल मतलब आपका एक चीज है सोनाली जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो विकास एक विधायक स्तर पर होना चाहिए था, स्थानीय स्तर पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्योंकि पटना राजधानी है, राजधानी में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स हुए, वो हुए, लेकिन जो लोगों को उम्मीद अपने विधायक से होती है वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, और साथ में जो एक राज्य को आगे ले जाने के लिए उसकी जरूरतें होती हैं वो भी चीजें नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी राज्य को आगे ले जाने की बात करते हैं, शिक्षा सबसे बुनियादी चीज होती है, वहां पे हम पीछे रह गए। हमने स्वास्थ्य की बात कही, हम वहां पे पीछे रह गए। और आय की बात हम जानते हैं, आज भी हम गरीब राज्यों में से ही आते हैं। तो इसके अलावा हर एक विधायक अगर अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी काम करेगा तो जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सकती हैं। इसके अलावा जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी तो जो 3 मैंने मुख्य बातें कही उस पर विकास हो सकता है। लेकिन जिस ढंग से आज भी ड्रॉप आउट बढ़ते जा रहा है बिहार में, आप इसकी बात करिए। जिस ढंग से क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, इसकी बात करिए। जिस ढंग से अनेक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, अनेक जो सदर के अस्पताल है उनकी हालत, आप उसकी बात करिए। जिस ढंग से इमरजेंसी वार्ड में जानवर घूमते हैं, आप उसकी बात करिए। इसकी बात कोई नहीं करेगा। यहाँ पे आप बात करेंगे हमने फ्लाईओवर बनाया, हमने मरीन ड्राइव बनाया, हमने पुलों का जाल बिछा दिया। आप उसके बाद टैक्सेस उस पर वसूलते हैं, और नई टैक्स की नीति भी आपने ले आई। आपने गांव तक में भी टैक्स लगाने का प्रावधान निकाल लिया। तो आप सोचिए कि आप सिर्फ वसूली की राजनीति कर रहे हैं। जो चुनाव में आपने पैसा खर्च किया 40,000 करोड़ रुपए, आज आप उसकी वसूली कर रहे हैं टैक्स के माध्यम से। तो बेसिकली जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप धर्म करें, राजनीति करें, लेकिन जनता विनीत जी भी हमारे साथ हैं। विनीत जी का रुख करेंगे, एलजेपीआर से हैं। जनता इस पर सवाल पूछेगी, और सिस्टम फेलियर है ये सिस्टम का आपके नेता जो हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो शायद अब तक जो आए हैं 8 राउंड के परिणाम युवाओं को, जेनजीज के जो वोट्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं करा पाए? देखिए, मैं अपने सवाल पे आता हूं। अभी जनसुराज की प्रतिनिधि कह रही थी कि हमारे कामों का रिपोर्ट कार्ड कोई बताता नहीं है। हम बताते हैं रिपोर्ट कार्ड। हर साल हमारा बजट बढ़ रहा है। इस बार 3,17,000 करोड़ का बजट हुआ है। इसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने कर ही दी है। अब बात करते हैं एजुकेशन पे। सम्राट चौधरी जी नए नए डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, नए नए सैटेलाइट सिटी बसाने की बात कर रहे हैं। अगर आप देख लीजिएगा, पर कैपिटा इनकम भी स्टेट का बड़ा है। जीएसटी सबसे ज्यादा कलेक्टेड हुआ है बिहार में, दूसरे रैंक पे है। अब ये हमने तो रिपोर्ट कर बता दिया। आप हॉस्पिटल की बात कर ले, नया एम्स खुल के आ रहा है। मैंने इसलिए कहा था कि डबल इंजन की सरकार, नए नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। ये सब हमारी सरकार ने किया है। जरा ये सोनाली जी बता दे, गिन के 3 काम प्रशांत किशोर जी ने पैसा कमाने के अलावा क्या समाज के लिए किया। इतना पैसा कमाते हैं सर, 191 करोड़ सुना है कि उनके पास उनका वैल्यूएशन है। क्या कभी अस्पताल खुलवाया जहां के रहने वाले हैं? क्या उन्होंने वहां पे स्कूल खुलवाया? 5 काम या 3 ही काम आप बता दें। और जहां तक बात मेरे नेता की रही है, मेरे नेता युवा हैं। चिराग पासवान जी आए थे, उन्होंने प्रचार किया और युवा उनके साथ कनेक्ट करते हैं। इसलिए मैं बड़ी अस्वस्थता के साथ कहता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि 10 राउंड के बाद चीजें पलटेंगी और 40 से 45 हजार के अंदर से। मैं बार बार इस बात को रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, क्योंकि बूथ पे हमारे भी कार्यकर्ता है, वहां से जमीनी स्तर से हमें रिपोर्ट है। अभी जो है इसमें कि बैलेट बॉक्सेस का भी है, और इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट है उनका भी है। लेकिन 10 राउंड के बाद आप देखिएगा, देखिए बूथ पर तो आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं। मैंने पूछा है, 3 तो आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं। आरजेडी भी दावा कर रही थी कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि इस बार पहले इनसे पूछिए, सोनाली जी से पूछिए, प्रशांत किशोर के 3 काम जो सामाजिक कार्य उन्होंने बिहार के जनता के लिए किया है, बताइए जरा। चलिए बताइए। हालांकि अभी वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो अगर अपने फंड से या अपनी कमाई से कुछ करें अलग बात है। भाई आप धनाढ्य हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास पार्टी है, तो उस रूप से भी तो आदमी काम करता है सामाजिक कार्य। जरूरी तो नहीं है कि आप कोई संवैधानिक पद पे हो तभी कार्य करें। चलिए सोनाली जी जवाब दीजिए। पहली बात तो आपने ही अपने एक उत्तर में
आपने ही इस बात का उत्तर दिया कि जनप्रतिनिधि नहीं है, और इन्होंने क्या कहा, इनके नेता ने प्रचार किया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, सामाजिक कार्य को बताइए क्या किया है आपने अब तक, प्लीज उस बात को तो करनी नहीं है आप। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। बोलने दीजिए। आप, इन्होंने कहा कि इनके नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आके प्रचार किया। इनके सारे नेता पद पे रहते हैं, मंत्री रहते हैं और आके प्रचार ही करते हैं, जो कि हमने देख लिया बांकीपुर में 40 स्टार प्रचारक, जो कि एक सीमा होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है कहीं पे भी स्टार प्रचारक उतारने की, वहाँ पे सारे नेता के प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, रात को बहुत ही फैंसी भोजन लोगों को कराते हैं, और ये कहते हैं जो फंड इनके पास आता है, हर एक कार्ड MP लैड फंड का या फिर MLA लैड फंड का विवरण भी आता है, आप उस पर हर बीजेपी के नेता को देख लीजिए। और आज ये हमसे सवाल कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सवाल, ये हक आपको मिलेगा, ये सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अगले जब चुनाव होगा उसमें जो हमने 5 साल जो ये सीट हमारे हिस्से आएगी, उसके बाद हमने क्या काम किया आपको देखने को मिलेगा, और शायद वहां से आपको सीख भी मिलेगी कि राजनीति कैसे करते हैं। और बेसिकली मैंने जैसे कहा कि सारे लोग मुझसे एक्सपीरियंस्ड हैं, और जैसे ये बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी का या विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार से काम निकलवाना। अगर हम काम करेंगे, सरकार को हम टैक्स देंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती काम करना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को आईना दिखाना किसी विपक्ष का काम होता है। आपके बड़े बड़े मंत्री घोटाला करते हैं, अशोक चौधरी, सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, हमने कहा ना कि जनप्रतिनिधि अगर हम होते तो आपका सवाल यहाँ पे वैलिड होता। आपका सवाल बिल्कुल यहाँ पे सिली क्वेश्चन है, और दूसरी बात, बिल्कुल हम इसका जवाब देंगे और डंके की चोट पे देंगे, और आपको शर्म आएगी हम अपना हमारा काम देखें कि आपने नहीं, वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हम अभी है नहीं, अगर ये सीट हमारे खाते में आती है तो अगले साल जब 5 सालों का हिसाब हम देंगे तब जरूर देंगे कि हमने क्या काम किया, और उससे आपको सीख लेने की जरूरत होगी, ये उनका कहना। डॉक्टर संजय कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, कही है जो बेसिक, देखिए हिसाब किताब का वक्त ये नहीं है, ये वक्त जनता के मूड का। अगर जनता ने क्या मूड बनाया है, थोड़ी देर में तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी ना। और बिल्कुल वो भी उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे या रहे हैं, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से कैसे भाग सकते हैं, अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं। तो बांकीपुर में जो 3 कैंडिडेट थे वो गठबंधन के उम्मीदवार थे, मैं तो गठबंधन का उम्मीदवार मानता हूँ। पार्टी जरूर भाजपा और RJD थी, लेकिन 2 गठबंधन लड़ रहा था, बीच में प्रशांत किशोर जी लड़ रहे थे जो जनसुराज की पार्टी उनकी है और उससे उम्मीदवार। जनता ने कनेक्ट किया अगर प्रशांत किशोर से, या जनता ने कनेक्ट किया बीजेपी से, हम लोग इस पर जरूर एनालिसिस करेंगे। और क्यों RJD जो पिछली बार रनर थी इस बार पिछड़ती हुई दिख रही है, ये तो तय हो गया ना कि जितने राउंड भी अभी तक आए हैं, ठीक है 15 राउंड के बाद तस्वीर जो आएगी, अभी तक तो यही लग रहा है ना कि आमना सामने का टक्कर किनके बीच में है, वो बीजेपी और प्रशांत किशोर जी के बीच में, या प्रशांत किशोर जी वर्सेस बीजेपी। आखिर RJD जैसी स्थापित पार्टी जो पिछली बार रनर रही, जो जिसके एक अपने वोट बैंक है, जिसके कोर वोटर हैं, आखिर वो इतने उदासीन और कैसे हो गए। और वो स्पेस लेने में प्रशांत किशोर अगर कामयाब हो गए, मतलब कि जनता बदलाव के पक्ष में तो है, ये बात है। जीत और हार जिनके हिस्से में चली जाए, वो बीजेपी जीत जाए, प्रशांत जी जीत जाए, वो अलग बात है। बदलाव की तस्वीर तो दिख रही है।